है दोस्तों। तो आज हम एनवायरनमेंट का 6th रिवाइज एडिशन करने जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं। ये हमारा 6th एडिशन है, तो अगर आप लोगों के पास बुक हो तो आप सारे बुक्स लेके बैठ जाइएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को साथ में हम अंडरलाइन करते चलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्ट है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जैसे कि एनवायरनमेंट में हमारे ना 4 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं: एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, पॉल्यूशन, जितनी भी हमारी कंजर्वेशन है, और बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर है सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी। इसमें हमारे पास चैप्टर है इकोलॉजी, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एक तो इकोलॉजी है क्या, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, फिर इकोसिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं, कैसे एनर्जी फ्लो होती है, कैसे फूड चेन है, फूड वेब क्या होता है, पिरामिड्स क्या होता है हमारे पास, फिर ट्रॉपिक लेवल कैसा है, बायो इंटरेक्शन कैसे होता है, जियो केमिकल्स, कुछ साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सारा पार्ट हो जाएगा। फिर ट्रेडिशनल इकोसिस्टम जैसे टुंड्रा, टाइगा, जो भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा है हमारा। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में है यहाँ पर। रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, जो हमारा किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सेकंड पार्ट बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कौन से एनिमल के शेड्यूल में है, एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया, प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैरीन ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, कंजर्वेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट पार्ट थर्ड होगा हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, क्लाइमेट फोर्सिंग, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का इंडिया पे, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है हमारे पास, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स, जियो इंजीनियरिंग। फिर इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास, जैसे UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल है हमारा, रेड प्लस है हमारे पास। उसके बाद पार्ट 4 जो है हमारा इसका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पूरा हम पढ़ेंगे। पार्ट 5 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, क्या क्या एक्ट हैं, पॉलिसीज से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं यूपीएससी में। इंस्टीट्यूशन क्या है, उनके मेजर्स क्या क्या हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, फिर एनवायरनमेंट यूजेज एंड हेल्थ इफेक्ट्स, और लास्ट में हमारा ग्लॉसरी एंड अपेंडिक्स, जैसे रामसर वेटलैंड साइट्स हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, माइक साइट्स इन इंडियाज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमें ना यहाँ पर प्रीवियस वाली संकाय की बुक में हमें PYQs भी दिए हैं 2011 से लेके, और जहाँ तक भी दिए होंगे PYQs हैं हमारे पास, अभी किसी ईयर तक हैं, 2013 के हैं ये मैं आपको अलग से करवाऊँगी, इसमें नहीं कराऊंगी मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें हम सारे एनवायरनमेंट के PYQs एक साथ कर लेंगे। मैं आपके 19, जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करी है ना 1995 से, ऐसे ही हम 1995 से स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के PYQs और 2003 तक आ जाएंगे। तो इसको मैं अलग से करवाऊँगी, इसको मैं इस सेशन में नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। तो हम डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं, पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इकोलॉजी। ओके स्टार्ट। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी ओइकोस मीनिंग होम और प्लेस टू लिव इन लैंड, लॉजोस मीनिंग स्टडी, लिटरली इट इज़ अ स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। एक्चुअली इकोलॉजी जो है ना वो ओइकोस वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है होम या ऐसा प्लेस जहाँ पर हम रह सकें, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो किसी भी प्लेस की स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। अब बाकी यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन है कि इकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी of the relationship of living organisms with each other and with their environment. It deals with the ways in which organisms are modeled by their environment, how they make use of environmental resources including energy flow and mineral cycle. तो इकोलॉजी क्या है, बेसिकली स्टडी है जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, मिनरल साइकिलिंग कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारी इकोलॉजी में आती हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, द रूट ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री which is as old as human civilization itself. Since early history, man has indulged in ecology in a practical sort of way. Knowingly and unknowingly, in primitive societies, every individual was required to have an intimate knowledge of his environment for their survival, that is, about the forces of nature and plants and animal around him and her. तो मतलब जो रूट है इकोलॉजी की ना, वो आज से कुछ नहीं है, हमारी नेचुरल हिस्ट्री से ही इकोलॉजी का रूट है। ये काफ़ी ओल्ड है, जैसे हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ओल्ड है उतनी हमारी इकोलॉजी भी ओल्ड है। और मैन जो है वो इंडल्ज था इकोलॉजी में, चाहे वो नोइंगली उसको जानता था या अननोइंगली उसको नहीं जानता था। जो हमारे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी ना, उसमें हर एक इंडिविजुअल जो था उसको एक इंटीमेट नॉलेज थी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, अपने सर्वाइवल के बारे में। बेसिकली उनको ये नहीं पता था कि वो लोग इकोलॉजी को जानते हैं, यही चीज़ इकोलॉजी है या नहीं, बट या उनको नॉलेज थी
अबाउट द फोर्स ऑफ नेचर, जो भी हमारे आसपास प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, जो नेचर की फोर्सेस उनके बारे में वो जानते थे। आवर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव रेफरेंसेस टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ वैदिक पीरियड सच एज वेदास, संहितास, ब्राह्मण्स एंड आर्यन उपनिषद्स कंटेन मैनी रेफरेंस टू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है ना, उसमें हमें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि हमारे जो वेद हैं, संहिताज हैं, ब्राह्मण्स, आर्यन उपनिषद हैं, इन सब में हमें इकोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं हम ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियन मेडिसिन, सबसे फेमस इंडियन मेडिसिन है चरक संहिता, और सर्जिकल टेक्स्ट जो है हमारा सुश्रुत संहिता, इसमें भी हम अच्छे से अपनी इकोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। तो द इंडियन ट्रेटाइज ऑन मेडिसिन चरक संहिता एंड सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता show that people during this period had a good understanding of plant and animal ecology. These texts contain classification of animals on the basis of habit and habitat, land in terms of nature of soil, climate and vegetation, and description of plant typical to various localities. तो जो टेक्स्ट है ना, इसमें बताया गया है कि कैसे जो एनिमल्स, उनकी क्या हैबिट्स हैं उनकी, और उनका हैबिटेट क्या है, सॉइल कैसी है, नेचर, सॉइल की नेचर कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, और उनको पता होता था कि किस लोकेलिटीज़ में किस टाइप का प्लांट होगा। चरक संहिता कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ एंड दैट पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजurious टू हेल्थ। यहाँ तक कि चरक संहिता में ये भी लिखा गया है, एयर, लैंड और वाटर सीजन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो पॉल्यूटेड एयर, वाटर है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजurious है। तो ये सारा हमारा हिस्ट्री इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी की हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, जो भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमारा वेद हो गया, उसके बाद उपनिषद हो गया, वो हो गया, अरण्यक हो गया, इन सब से। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, वहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टेड नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। जो भी, जहाँ भी आप बैठे हो, अगर आप किसी रूम में बैठे हो, जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, तो मेरे आसपास का रूम जो है, जो भी मेरे आसपास की एसेसरीज़ हैं, जो भी चीज़ जिससे मैं किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट हो रही हूँ, वो हमारे मेरे लिए क्या है, एनवायरनमेंट है। तो एवरीथिंग जो हमारे आसपास का, जो किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है उसकी पूरी लाइफ टाइम में, उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक डेफिनेशन और दी है, द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिजम्स। एनवायरनमेंट डिफाइन किया जाता है जो भी सम है टोटल लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का, जो इन्फ्लुएंस करता है किसी इवेंट को या किसी सराउंडिंग को, ऑर्गेनिज्म को, वो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग टर्म्स में बता देते हैं। लिविंग जैसे हमारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब हमारे नॉन लिविंग हो गए। नॉन लिविंग जैसे कि एयर, सॉइल, लैंड, सन, ये सारा हमारा क्या हो गया। और नॉन लिविंग तो आप लोग को पता ही है वैसे भी क्या होता है, जो भी हमारे आसपास टेबल, चेयर, एनीथिंग, जो भी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटेड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फॉर अदर नीड्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस से लेके मैन तक, वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, तो किसी न किसी तरीके से फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए, या किसी अदर नीड्स के लिए। द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो इंटरेक्शन होता है ना ऑर्गेनिजम्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग, इसके अंदर दोनों आते हैं, लिविंग यानी कि बायोटिक, नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। अब एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ स्टैटिक, एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, वो हर दिन कीप चेंज होता है। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आर इन अ फ्लक्स एंड कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर कुछ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट जैसे बायोटिक में एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ये सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक से ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर्स हो गए हमारे, पैरासाइट्स हो गए, सिम्बायोइंट्स हो गए, उसके बाद हमारा एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, सारे हमारे क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक द एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश इन द पॉन्ड। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लो कि हम एनवायरनमेंट लेते हैं फिश का, एक फ़िश किसी पॉन्ड में है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा फिश का। इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट सच एज लाइट, टेम्परेचर इंक्लूडिंग द वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज, ऑर्गेनिक मैटर आर डिजॉल्व। तो इसका बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गई, बाकी गैसेज, ऑर्गेनिक मैटर जो इसके अंदर डिजॉल्व है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, एज वेल एज
कुछ एक्वेटिक प्लांट होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, तो ये उसका क्या हो गया, बायोटिक एनवायरनमेंट हो गया। नेक्स्ट, अब इंटरनल एनवायरनमेंट, तो जो हमारा फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था वो क्या आ गया, उसका बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा फिश का वो क्या होगा, इट एनक्लोज बाय आउटर बॉडी सर्फेस, उसकी बॉडी के बाहर कोई सरफेस है, आउटर सरफेस है। फिर इंटरनल एनवायरनमेंट रेटेड होगा स्टेबल एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, लेकिन जो इंटरनल अब बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा हीट हो गई, कभी हीट कम हो गई, कभी ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, कभी घट गया, कुछ और चीज़ें हो गई, बट जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू, हम कंप्लीटली नहीं कह सकते बट हाँ मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट, हाँ कि ये एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं होगा, इंजरी, इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस अपसेट करेगा उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मैरीन फिश इज ट्रांसफर टू अ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, जैसे कि कोई मैरीन फिश है उसको अगर हम ट्रांसफ़र कर दें फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो भी कोई भी चीज़ है हमारे आसपास जो है, अब जैसे हम हैं हमारे आसपास हमारे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, हमारा अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, बट हमारी जैसे लंग्स है, ब्रीथ करना है, हमारा हार्ट है, जो भी है वो एक तरीके से वर्क कर रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट हाँ कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। द मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी आर 6 एंड आर एस फॉलोज। जो मेन वो हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजी के, और वो कैसे दें, सबसे पहले आता है हमारे पास इंडिविजुअल। कोई भी सपोज एक हम डियर का एग्जांपल लेते हैं, तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर एक अकेला सिंगल डियर है तो क्या होगा, इंडिविजुअल। फिर सेम टाइप के बहुत सारे डियर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन। फिर अब उसी फॉरेस्ट में डियर के साथ काऊ भी होगी, टाइगर भी होंगे, लॉयन भी होंगे, अदर एनिमल्स भी होंगे, तो क्या हो गया, पूरा का पूरा एक कम्युनिटी हो गया। फिर उस फॉरेस्ट में कोई रिवर होगी, ठीक है, कुछ प्लांट्स होंगे, तो क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया। फिर उस इकोसिस्टम से के बाद क्या आएगा, बायोम, और फिर उस बायोम से मिलकर क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या आता है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। सबसे लोअर लेवल पे आता है इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड लास्ट बायोस्फीयर, जो सबसे लार्ज होता है। नेक्स्ट है हमारा अब यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है हमें। इंडिविजुअल क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इट मे बी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंगी एटसेट्रा। इट इज़ अ बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन और ऑर्गेनल्स और अदर पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ऑन द वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो समझ में कोई भी एक टाइप का पर्सन, वो क्या हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजली ऑफ द सेम स्पीसीज। बस ये याद रखना, जो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का बनेगा ना वो सेम स्पीसीज होंगे। अगर डियर है तो डियर की होनी चाहिए, काऊ है तो काऊ की होनी चाहिए, ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग की होनी चाहिए, लॉयन है तो लॉयन की होनी चाहिए, टाइगर तो टाइगर की, इस तरीके से। एंड ऑक्यूपाई अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, और एक स्पेसिफिक टाइम पे वो एक डिफाइंड एरिया को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ अ परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन the number of individuals in a population at two different times. Therefore the population growth rate can be positive or negative. The main factor that make population increase are birth and immigration. The main factor that make population decrease are death and immigration. ये कुछ एक बार यूपीएससी पूछ भी चुका है शायद से, मुझे ईयर नहीं याद है, कि जो मेन फैक्टर है पॉपुलेशन इंक्रीज़ का वो क्या होता है, बर्थ एंड इमिग्रेशन। या फिर तो बर्थ है या बहुत सारे लोग इमिग्रेट हो जाएँ, और पॉपुलेशन डिक्रीज़ का क्या होगा, या फिर तो बहुत सारी डेथ हो जाए या लोग माइग्रेट कर जाएँ। द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। और जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। पॉपुलेशन डेंसिटी रिलीज, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाइड। तो ये हमसे पूछ सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया दे ऑक्यूपाई। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कम्युनिटी। इफ वी लुक अराउंड आवर सेल्फ वी विल नोटिस दैट पॉपुलेशन एंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्डम अकर बाय देम सेल्फ। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो पॉपुलेशन जो भी प्लांट की या एनिमल की जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम्युनिटी। द रीज़न फॉर दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद विच दे एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वेज। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको डिफरेंट टाइप की स्पीसीज चाहिए। लाइक आप हो,
तो हाँ ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग की बहुत सारी स्पीसीज़ हो जाएंगी, बट हमें सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, तो हमें प्लांट स्पीसीज़ भी चाहिए, हमें कुछ एनिमल स्पीसीज़ भी चाहिए, तो हमें डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। इससे उसे बोलते हैं कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया जैसे कि एनिमल रिक्वायर प्लांट फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर। प्लांट रिक्वायर एनिमल फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जल एंड सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। एनिमल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, और ट्रीज चाहिए शेल्टर के लिए। प्लांट को क्या चाहिए, पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स चाहिए, सीड डिस्पर्जल के लिए सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए। तो कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाई ग्रासेस। लेकिन हाँ हर एक जो क्या बोलते हैं कम्युनिटी है ना, किसी न किसी से डोमिनेट होती है। जैसे ग्रासलैंड होगा तो वहाँ पे ग्रासेस बहुत ज़्यादा होंगी, दो इट में कंटेन हो सकता है वहाँ पे हर्ब भी हो, शब भी हो, ट्रीज भी हो, बट डोमिनेंस किसका होगा, ग्रासेस का, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अ कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड, कम्युनिटी में भी लार्ज और स्मॉल। और जो कम्युनिटी होती है ना वो ना तो फिक्स्ड होती है ना ही रिजिड होती है, वो लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। अब टाइप ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टू टाइप की आई थिंक यस टू टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस कम्युनिटीज़ मे बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप. These are large size, well organized, relatively independent. They depend only on the sun's energy from outside and are independent of the input and output from adjacent communities. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट एग्जाम्पल हो गया मेजर कम्युनिटी का, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमारे कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। कुछ माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं जिनका साइज छोटा होता है। दे आर डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़ एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज़. दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयरफॉर completely independent unit as far as energy and nutrition dynamics are concerned. Example, a mat of lichen on a cow dung bed. जैसे कि जो काउ डंग है उस पर बहुत सारे लाइकेन हो, तो एक कम्युनिटी तो हो गई लेकिन वो काफ़ी छोटी है और वो एक दूसरे पर डिपेंड है. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी. इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन vary greatly. A community may have one or more separate species. The environmental factor determine the characteristics of community as well as pattern of organization of member in the community. जो environmental factor determine करता है कि community characteristics कैसी होगी, उसका pattern of organization कैसा होगा. The characteristics pattern of community is termed as structure which is reflected in the roles played by various population, their range, the type of area they inhabit, the diversity of species in the community and the spectrum of interaction between them. Next है हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? अब इकोसिस्टम इज डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living beings and physical environment both interacting and exchanging materials between them. तो इकोसिस्टम जो है वो किससे डिफाइन होता है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट होती है किसी बायोस्फीयर की, जिसके अंदर एक कम्युनिटी होगी जिसमें कुछ लिविंग बींग्स होंगे, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे इंटरेक्ट करे और एक्सचेंज करे मटेरियल्स को आपस में, वो क्या होता है हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में हमारे प्लांट आ सकते हैं, ट्रीज, एनिमल, फिश, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल एंड पीपल, कुछ भी हो सकता है. इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट्स बट ईच इज़ अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर. इकोसिस्टम जो है वो साइज में डिफरेंट होता है, एलिमेंट्स में भी, लेकिन हर किसी का एक फंक्शनिंग यूनिट होता है. एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंड ऑन अदर स्पीसीज एंड एलिमेंट्स. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजिकल कम्युनिटी. If one part of an ecosystem is damaged or disappears, it has an impact on everything else. When an ecosystem is healthy, it means that all elements live in balance and are capable of reproducing themselves. Ecosystem can be as small as a single tree or as large as entire forest. इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है. इकोसिस्टम हेल्दी होता है, इसको सभी, अगर इकोसिस्टम हेल्दी है, सस्टेनेबल है, तो मतलब सभी के सभी जो एलिमेंट है वो बैलेंस में है और कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने में देमसेल्फ. इकोसिस्टम हमारा स्मॉल भी हो सकता है लाइक अ सिंगल ट्री, और लार्ज भी हो सकता है जैसे कि एंटायर फॉरेस्ट. यहाँ पे एग्जांपल आगे दिया होगा बट मैं आपको बता देती हूँ. सिंगल ट्री कैसे हो सकता है, जैसे मान लो एक सिंगल ट्री है, उसके ऊपर कुछ फ्रूट्स होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो एक तरह से वो इकोसिस्टम हो जाएगा. और एंटायर फॉरेस्ट तो आपका इकोसिस्टम हो ही सकता है. अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एनवायरनमेंट आर सेम. जो कंपोनेंट होते हैं ना इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को सेम होते हैं. फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं और नॉन लिविंग पार्ट होते हैं वर्ल्ड के. एबायोटिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ सॉइल. एबायोटिक पार्ट में हमारा क्या कंसिस्ट करता है, सॉइल एंड लाइट एनर्जी.
इट इन्वॉल्व केमिकल, इसमें क्या होता है हमारा जो एबायोटिक कंपोनेंट से मेन होता है हमारा सॉइल लाइट एनर्जी। इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिजिकल प्रोसेस होता है जैसे कि वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट्स एंड वेदर कंडीशंस। एबायोटिक फैक्टर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वेयर एंड हाउ वेल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट, कैसे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। ऑल्दो दीज फैक्टर इंटरेक्ट विद ईच अदर, वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी कैसे इम्पैक्ट करता है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। एनर्जी की बात की जो सन से आती है वो बहुत ही इसेंशियल है मेंटेनेंस के लिए ले ऑफ लाइफ के। इन द केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की बात करें, द सन डायरेक्टली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी। सन जो डायरेक्टली सप्लाई करता है नेसेसरी एनर्जी को। सिंस एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी, क्योंकि एनिमल जो है वो यूज़ नहीं करते सोलर एनर्जी को डायरेक्टली, वो ऑब्टेन करते हैं इनडायरेक्टली। किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं सोलर एनर्जी को लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर फूड प्रिपेयर करते हैं उससे, और फिर उस प्लांट को हम इनटेक करते तो इनडायरेक्टली हमें सोलर एनर्जी मिलती है। और एनर्जी डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारा रेनफॉल। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम। वाटर हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। फर्दर वाटर बॉडीज फ्रॉम हैबिटेट फॉर मैनी एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। उसके अलावा वाटर बॉडीज जो हैबिटेट भी होते हैं बहुत से एक्वेटिक प्लांट या एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। अभी हमने क्या पढ़ा? एनर्जी, रेनफॉल। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो क्रिटिकल फैक्टर होता है एनवायरनमेंट के, जो कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स से। ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ओनली अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट हो जाए लाइक आर्कटिक नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरह, तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर भी एक लिमिट में होना चाहिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशन सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्दी बायोस्फीयर ऑन दिस प्लेनेट। नेक्स्ट है सबस्ट्रेटम। लैंड इज कवर्ड बाय सॉइल एंड वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंगी एंड स्मॉल एनिमल्स थ्राइव इन इट। तो लैंड हमारा काफ़ी ज़्यादा कवर है सॉइल से, और उसमें सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ कौन सी होती है? माइक्रोब मिलेंगे, प्रोटोजोआ, फंगस, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। तो रूट ऑफ प्लांट पेस थ्रू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिजम्स कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन, जो ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, वो सारी एक्वेटिक भी हो सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो हमारे लैंड पर रहते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स हैं वो रहते हैं फ्रेश वाटर में या फिर सी में भी रह सकते हैं। सब माइक्रोब्स लिव इवन इन हॉट वाटर वेंट अंडर द सी। और कुछ माइक्रोब्स जो है ना जो समुद्र के अंदर हॉट वाटर होता है वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल। Organic compounds such as proteins, carbohydrates, lipids, humic substances are formed from inorganic compound on decomposition. Inorganic compounds such as carbon dioxide, water, sulfur, nitrate, phosphate and ions of various metal essential for organisms to survive. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंस, वो तो फॉर्म करते हैं क्या? वो फॉर्म करते हैं किससे होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। अब बात करते हैं अगला इम्पैक्ट जो होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एरियाज टेम्परेचर रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ क्लाइमेट सच एज पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। दिस क्लाइमेट डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम। तो हम जैसे पता है पोलर पर काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होता है, फिर ट्रॉपिकल, टेम्परेट, तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इम्पैक्ट करते हैं। फिर फ्रॉम सी लेवल टू हाईएस्ट पीक, सी लेवल से हाईएस्ट पीक पे जाए। वाइल्ड लाइफ जो है इन्फ्लुएंस होती है ऑल्टीट्यूड से। एट एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज द एयर बिकम्स कोल्डर एंड ड्रायर अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंगली। तो ये सारे हमारे थे एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं हम बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू उनके देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट इनटू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कैसे काम करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, फिर उसकी तरह से हम क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ या सेल्फ नॉरिशिंग, क्योंकि हर एक एनिमल या हर एक ह्यूमन बीइंग किस पर डिपेंड है? प्लांट पर। तो प्लांट प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट। जो प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं। एंड सर्टिन, और कुछ होते हैं बैक्टीरिया और एल्गी भी हो सकते हैं। द सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर देमसेल्फ एंड सप्लाई इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर्स। इन जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली herbaceous and woody plant, while in aquatic ecosystem producers are various species of microscopic algae. तो सिंपली अगर हम बात करें तो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली herbaceous होते हैं या वुडी प्लांट होते हैं, और एक्वेटिक में क्या होते हैं? हमारे माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं। कंज्यूमर की बात करें,
फिर हमारे जो ग्रीन प्लांट है उनको कौन खाएगा, उनको सपोज ग्रीन प्लांट है, उस फूड चेन में क्या होती है हमारी, फूड चेन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले ग्रीन प्लांट होता है, देन डियर होता है, देन लॉयन होता है। तो ग्रीन प्लांट क्या हो गया, हमारा प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद हमारा डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और फिर हमारा लॉयन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप या फेगोट्रॉप भी बोलते हैं उससे उन्हें। जैसे कंज्यूमर आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स और बोथ। कंज्यूमर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप, नेमली माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर। अब जो हमारे कंज्यूमर है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो कंज्यूमर। दे फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल और बोथ, जो फीड करते हैं प्लांट्स पे या एनिमल पे या दोनों पे, आर कैटेगराइज्ड बेसिक ऑफ देयर फूड सोर्सेज। हर्बीवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर विच फीड मेनली ऑन प्लांट, एग्जाम्पल काउ और रैबिट है, मैंने बताया डियर काउ रैबिट सब क्या है, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर जो फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे, एग्जांपल वुल्फ, लॉयन, ये सब हमारे क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स ही बोलते हैं। कार्निवोर विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर। कार्निवोर जो कि फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पर, उनको हम बोलते हैं, अच्छा सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया हमारा, जैसे सेकेंडरी, जैसे वुल्फ हो गया, फिर वुल्फ को किसने खा लिया, लायन ने, तो लायन हमारा क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया, विच कैन ईट वुल्फ। ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म, और ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि मैन और मंकी हो गए। तो ये हमारे हो गए मैक्रो कंज्यूमर। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर होते हैं हमारे सेप्टोट्रॉप या डिकम्पोजर्स, जैसे कि दे आर बैक्टीरिया, फंगी विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल origin. The product of decomposition such as inorganic nutrients which are released in the ecosystem are reused by producers and thus recycled. Earthworm and certain soil organisms such as nematodes and arthropods are detritus feeder and help in the decomposition of organic matter are called detrivores, जो कि क्या बोलते हैं, डिकम्पोज करते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं डेट्रिटस फीडर या बोल सकते हैं हम डेट्रीवोर्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारे क्या क्या आएंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। एक्वेटिक में हमारा फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर और मैरीन वाटर। डिटेल स्टडी विल बी डेल्ट इन सब्सटेंस। अब ये इसकी स्टडी, डिटेल स्टडी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं इकोसिस्टम के द्वारा। प्रोविजन ऑफ फूड, फ्यूल, फाइबर, provision of shelter, building materials, purification of air and water, detoxification and decomposition of wastes, stabilization and modernization of Earth's climate, moderation of flood, drought, temperature extremes and forces of wind, generation and renewal of soil fertility including nutrient cycle, pollination of plant including many crops, control pest and disease, maintenance of genetic resources as a key input to crop varieties and livestock breeds, medicines and other products, cultural and aesthetic benefits. अब इकोटोन, इकोटोन क्या होता है, तो इकोटोन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इकोटोन वो जोन ऑफ जंक्शन होता है जो दो या दो से ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। सपोज हमारे पास वेटलैंड है और बगल में कोई फॉरेस्ट है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा हम क्या बोल देंगे, इकोटोन। बाकी आप एग्जांपल भी दिया होगा। और फॉर एग्जांपल हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट ऑन इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का एक पार्ट होता है, हम क्या बोल देते हैं, इकोटोन है। अदर एग्जाम्पल आर ग्रासलैंड, इस्चुरी एंड रिवर बैंक्स, ये सारी इसके एग्जाम्पल हैं इकोटोन के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इकोटोन के, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, it has the condition intermediate to adjacent ecosystem, hence it is a zone of tension. It is a linear as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and simultaneous decrease in species of other outgoing adjoining community. A well developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities. So, sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं वो समझा देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो इकोटोन है ना वो काफ़ी नैरो हो सकता है या वाइड भी हो सकता है। उसके वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है उसकी, क्योंकि वो जोन ऑफ टेंशन होता है, सपोज टेरेस्ट्रियल भी और मैरीन के बीच वाला पार्ट होता है। वो लीनियर होता है, शो करता है, अगर वो लीनियर है इट इज़ अ लीनियर, वो लीनियर होता है और शो करता है प्रोग्रेसिव इंक्रीज स्पीसीज़ का, ठीक है, जो कि कमिंग कम्युनिटीज़ होती हैं। साथ में ही कई बार स्पीसीज़ को डिक्रीज भी कर देता है जो एडजॉइनिंग कम्युनिटी होती हैं।
जो वेल डेवलप इकोटोन होते हैं ना, वो उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं एडजॉइनिंग कम्युनिटी से, कुछ नए मतलब कुछ न्यू स्पीसीज़ बन जाती हैं उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है एज इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, एज इफेक्ट क्या होता है। सम टाइम कई बार जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सब स्पीसीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस जोन में, आइदर कम्युनिटी के कंपैरिजन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। इसलिए जो जितने हमारे इकोटोन होते हैं ना, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज या वेराइटीज जो ज़्यादा होती हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरीली और मोस्ट एविडेंटली इन दिस जोन इज नोन एज एज स्पीसीज। तो वही बोला यहाँ पर कि एज इफेक्ट क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगे, एज स्पीसीज क्या हो गई, वो ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरीली या मोस्टली इस जोन में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एज स्पीसीज। यहाँ पर हमें पढ़ा था कुछ कुछ स्पीसीज डिफरेंट भी होती हैं यहाँ पर। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। और जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ना, उसमें जो एज इफेक्ट है वो स्पेशली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, बर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। फिर नेक्स्ट है नीश। नीश क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीश एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है या प्लेस ऑफ स्पीसीज होती है इकोसिस्टम में। मतलब जो हमारी स्पीसीज होती है ना, वो जिस एरिया में रहती है उनका हैबिटेट होता है, स्पेशल हैबिटेट उसे बोलते हैं नीश। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल, ये डिस्क्रिप्शन है सभी बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड chemical factor that species need to survive, stay healthy or reproduce. A niche is a unique for species, which means no two species have exact identical niche. Niche play an important role in conservation of organisms. में बहुत important role play करता है. If we have to conserve a species in its native habitat, we should know knowledge about the niche requirement of these species and should ensure that all requirement of its niche are fulfilled. अब टाइप ऑफ नीश की बात करें तो कैसे होता है, हैबिटेट नीश जहाँ पर वो रहते हैं, फूड नीश जो खाते हैं, व्हाट इज इट्स और डिकम्पोज एंड व्हाट स्पीशीज कम्पीट विद, रिप्रोडक्टिव नीश हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, फिजिकल एंड केमिकल नीश टेम्परेचर, लैंडस्केप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट। उसका नेक्स्ट हमारा बायोम। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे यहाँ पर वार्म से कोल्ड दिया है, वार्म में क्या होगा, वार्म डेजर्ट हो सकता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो सकता है, सवाना जो साउथ अफ्रीका में है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे हम लोग तो कोल्ड डेजर्ट होगा, प्रेरी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उससे और ऊपर जाएंगे तो बोरियल फॉरेस्ट, देन टुंड्रा, और सबसे ऊपर क्या होगा हमारा पोलर। ये वाला चार्ट आप लोग इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। नीचे वाले पार्ट में हमारा होगा वार्म डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उससे ऊपर होगा हमारा कोल्ड डेजर्ट, प्रेरी और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। देन होगा बोरियल फॉरेस्ट, सबसे ऊपर होगा टुंड्रा और उससे भी ऊपर होगा हमारा पोलर। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम्स। जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का डिविजिबल होता है बहुत सारे रीजन्स को हम बोलते हैं बायोम। विच आर कैरेक्टराइज, जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है उसके क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, जनरल सॉइल टाइप पे। नो टू बायोम आर अलाइक, कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। द क्लाइमेट डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ बायोम, एबंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ईच वन ऑफ देम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर एंड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं जैसे नेचर ऑफ बायोम, रीजन ऑफ फ्लोरा फौना। टुंड्रा, टुंड्रा कहाँ मिलेगा हमें, नॉर्दर्न एंड साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड ज्वाइनिंग द आइस बाउंड पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास टुंड्रा होगा। डिवॉइड ट्री, यहाँ पर ट्रीज नहीं होंगे एक्सेप्ट स्टंटेड शब, छोटे छोटे शब्स होंगी इन साउदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा बायोम। ग्राउंड फ्लोरा इंक्लूड लाइकन, मॉसेज एंड सेजेस होंगे। द टिपिकल एनिमल्स आर, जो टिपिकल एनिमल हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये लिख लेना है टुंड्रा बायोम में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं हमें। रेनडेयर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल, लैमिंग, आर्कटिक हेयर, पेट्रामिगन, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस और ऑलमोस्ट, और यहाँ पर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी एब्सेंट हैं। तो टुंड्रा हमें कहाँ मिलेगा, टुंड्रा हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे मिलेगा, एडजॉइनिंग एरिया से मिलेगा टुंड्रा। टुंड्रा में कोई ट्रीज़ नहीं होते हैं, बस स्टंटेड हमें साउदर्न पार्ट में क्या मिल जाएंगे, स्टंटेड शब्स मिल जाएंगे और मोस्टली वहाँ पर लाइकन, मॉसेस और सेजेस होते हैं। यहाँ पर रेप्टाइल और एम्फीबियंस टोटली एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हमें रेनडियर मिल सकते हैं, पोलर बियर मिल सकते हैं, आर्कटिक फॉक्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइगर की। टाइगर कहाँ पर है हमारा, नॉर्दर्न यूरोप में मिलेगा, एशिया में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में। मॉडरेट टेम्परेचर देन टुंड्रा, टुंड्रा से थोड़ा टेम्परेचर कम होता है और इन्हीं को हम बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट भी। टाइगर को हम क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। द डोमिनेटिंग वेजिटेशन इज कॉनिफेरस एवरग्रीन, मोस्टली स्प्रूस विद सम पाइन एंड फिर्स, वहाँ पे पाइन ट्रीज मिलेंगे, फिर मिलेंगे, कुछ कॉनिफेरस स्प्रूस मिलेंगे। द फौना कंसिस्ट, फौना में क्या क्या मिलेंगी, बर्ड्स मिलेंगी, हॉक,
फर बियरिंग कार्निवर्स मिलेंगे, लिटिल मिंक, एल्क, पूमा, साइबेरियन टाइगर और वॉल्वराइन, वुल्फ एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, एक्सटेंडेड ओवर सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप। ये कहाँ से कहाँ तक है? सेंट्रल से साउदर्न यूरोप तक मिल जाएगा। ईस्टर्न और नॉर्दर्न अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर एंड एबंडेंट रेनफॉल, यहाँ पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरा इंक्लूड लाइक ट्रीज, लाइक जो फ्लोरा है उसमें ट्रीज होंगे जैसे कि बीच, ओक, मैपल एंड चेरी। बहुत सारे एनिमल्स हैं, फैमिलियर, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। दीज आर जनरली द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया ऑफ अर्थ, और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया है किसका? अर्थ का। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरियाज इन द इक्वेटोरियल रीजन विच इज़ अबाउंड विद लाइफ, टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई। यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है, रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कवर करते हैं अबाउट 7% ऑफ अर्थ सरफेस एंड 40% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। मल्टी स्टोरी ऑफ broad leaf evergreen tree species are in abundance. Most animals and aquatic plant are concentrated in canopy and tree top zones. Next है savanna, tropical region. Savanna is most extensive in Africa. दूसरा अफ्रीका में फैला हुआ है। ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज, स्कैटर्ड ट्रीज होंगे मतलब ट्रीज होंगे पर बहुत ही कम होंगे, ग्रासेस बहुत ज़्यादा होंगी। फायर रेजिस्टिंग थ्रोनी शर्ब्स, जो वहाँ पे शर्ब्स होंगी ना वो ऐसी होंगी कि जिससे फायर, क्योंकि वहाँ पे फायर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फायर रेजिस्टिंग थ्रोनी शर्ब्स होंगी। फौना इंक्लूड अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर्स, फौना जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जो कि ग्रेजर्स की होगी। एंड ब्राउजर्स सच एज एंटीलोप, बफेलो, ज़ेब्रा, एलिफेंट, राइनोसॉर्स। द कार्निवोरस इंक्लूड लॉयन, चीता, हिना, मोंगूज एंड मैनी रोडेंट्स। ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड कहाँ कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन एट्सेट्रा। टेम्परेचर कंडीशन विद लो रेनफॉल, टेम्परेट कंडीशन होती है और रेनफॉल काफ़ी लो होता है यहाँ पर। ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन, ग्रासलैंड में क्या होगा कि जो वेजिटेशन है उसमें ग्रासेस सबसे ज़्यादा होंगी। फौना इंक्लूड लार्ज हर्बीवोर्स लाइक बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, प्रेरी डॉग, वुल्फ एंड रिच एंड डाइवर्स एरे ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स। डेजर्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विद लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल, लो ह्यूमिडिटी। दीज डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर डेज काफ़ी हॉट होंगे, नाइट कोल्ड होगा, रेनफॉल काफ़ी कम होगा, ह्यूमिडिटी के साथ हीट बहुत लो होगी। फ्लोरा इज ड्रॉट रेजिस्टेंट सच एज, जो फ्लोरा होगा यहाँ पर ऐसा होगा जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, कैक्टस, यूफ्रोबाइज, सेक ब्रश और फौना जैसे रेप्टाइल, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स। अब बात करते हैं एक्वेटिक जोन की। एक्वेटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स। तो एक्वेटिक सिस्टम उनको हम बायोम्स नहीं कह सकते क्योंकि वो डिवाइडेड होते हैं डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स में विद रीजन ऑफ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। जो मेजर डिफरेंस होता है वेरियस एक्वेटिक जोन्स का वो सैलिनिटी की वजह से होता है और लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रेंट, कितना डिजॉल्व न्यूट्रेंट है यहाँ पर, वाटर टेम्परेचर क्या है, डेप्थ क्या है, सनलाइट पेनिट्रेशन की। तो एक्वेटिक सिस्टम में हमारे पास 5 तरीके होते हैं। फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, इस्चुरीज, कोरल रीफ और मैंग्रोव। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो क्लासीफाई होता है, लोटिंग यानी मूविंग वाटर होना चाहिए वहाँ पर। 2 तरीके से होता है डिवाइड, एक होता है लोटिक और एक होता है लैंटिक। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्लासीफाई होता है लोटिक एंड लैंटिक। लोटिक मतलब मूविंग वाटर होना चाहिए और लैंटिक यानी कि स्टिल या स्टेगनेंट वाटर हो। लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रेवलर्स, क्रीक, ब्रुक एंड रिवर्स, जबकि लैंटिक वाटर बॉडीज इंक्लूड पूल, पॉन्ड, सम स्वैम्स, बॉक्स एंड लेक्स। दे वेरी कंसिडरेबली इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरीन इकोसिस्टम की बात करें तो नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ surface is covered by ocean with an average depth 3,750 meter with salinity 35 ppt parts per thousand and about 90% of which is sodium chloride. Estuaries की बात करें तो coastal bays, river mouth, tidal marshes form the estuaries. In estuaries, fresh water from river meet ocean water and two are mixed by action of tides. Estuaries are highly productive as compared to the adjacent river or sea, फिर coral reef and mangrove. नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। अब बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग एटमॉस्फेयर यानी एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड लिथोस्फीयर लैंड। डायग्राम देख लो, एक वेन डायग्राम है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे तीनों मीट करते हैं वो होता है हमारा बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो लेयर अराउंड द surface of the earth. If we visualize the earth to be the size of an apple,
द बायोस्फीयर वुड बी अ थिक एज इट्स स्किन। अगर हम मान के चलें कि नैरो लेयर है सरफेस की, जहाँ पर हम विजुअलाइज करेंगे अर्थ जो साइज है एप्पल का, तो ये क्या होगा, थिक होगी या स्किन होगी। लाइफ इज द बायोस्फीयर इज एबेंडेंट बिटवीन 200 मीटर यानी कि 660 फीट बिलो द सर्फेस ऑफ ओशन एंड अबाउट 6000 मीटर 20,000 फीट अबव द सी लेवल लाई करता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स, बायोस्फीयर एब्सेंट होता है एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, द हाइएस्ट माउंटेन एंड डीपेस्ट ओशन सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन देयर डू नॉट सपोर्ट लाइफ। Occasionally, spores of fungi and bacteria do occur at great height beyond 8,000 meter, but they are not metabolically active and hence represent only dormant life. The energy required for life within the biosphere comes from sun. जो एनर्जी चाहिए होती है कहाँ से आती है, सन से. न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल. न्यूट्रिएंट्स जो नेसेसरी होते हैं कहाँ से मिलते हैं हमें, एयर से, वाटर से, सॉइल से. सम केमिकल्स आर रिसाइकल्ड ओवर, कुछ केमिकल्स जो रिसाइकिल होते रहते हैं अगेन एंड अगेन फॉर लाइफ टू कंटिन्यू. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बायोस्फीयर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन पोलर रीजन, बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हमें पोलर रीजन्स में. जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव एक्सीडिंग रिच बायोडाइवर्सिटी होती है प्लांट एंड एनिमल की. 50% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो कहाँ पर है हमारी, वो हमारी मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. यहाँ पर पढ़ लेते हैं चीज़. एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनविस एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करी थी 1982 में. पर्पस क्या था इस स्कीम का, कि वो इंटीग्रेट करे कंट्री वाइड एफर्ट इन एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कोलेशन, स्टोरेज, ट्रेवल एंड डिसेमिनेशन थ्रू एनविस वेबसाइट विच आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट इंटरेस्टिंग थीम्स. तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है. चैप्टर 2 है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये हम कल करेंगे. तो आज हम यहीं पे रुकते हैं. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसी रोज़ नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई